नेक्स्ट देखिएगा बेटा, ये पाइप है और पाइप में रो डेंसिटी का कोई लिक्विड फ्लो कर रहा है, चाहे हो सकता है पानी हो या कोई दूसरा द्रव हो। ए क्षेत्रफल से पानी निकल रहा है नियत वेग v से, नियत वेग v से पानी बाहर निकल रहा है। तो पंप इस पानी को, जो कि रो डेंसिटी का है, रो घनत्व का है, ए क्षेत्रफल से v वेलोसिटी से बाहर निकालने के लिए कितना बल लगा रहा होगा। तो पहला सवाल तो यह कि पंप इस पे कितना बल लगा रहा होगा, कि देखो पंप कितना बल लगा रहा होगा कि रो घनत्व का, रो इज अ घनत्व, रो घनत्व का द्रव ए क्षेत्रफल के पाइप से v वेग से बाहर निकल रहा है। ठीक है भाई, कितना बल लगा रहा होगा पंप। और दूसरा सवाल यह पूछते हैं कि मान लो कोई द्रव जिसका रो घनत्व है ए क्षेत्रफल से बहता हुआ जाके दीवार पे टकराया और दीवार पे जाके टकरा के रुक जा रहा है। तो ये जो द्रव है जो v वेलोसिटी से चल रहा था और दीवार पे टकरा के रुक गया, तो दीवार ने इस पे कितना बल लगाया होगा या द्रव ने दीवार पे कितना बल लगाया होगा। या कभी कभी ये भी पूछते हैं कि द्रव जाके जितने चाल से टकराया है v चाल से, उसी चाल से रिबाउंड हो गया। क्या हो गया भाई? रिबाउंड हो गया। रिबाउंड का मतलब प्रक्षेपित हो गया उतनी ही चाल से पीछे की तरफ, तो कितना बल लगा होगा। खूब सारे ऐसे सवाल पूछे जाते हैं। तो आइए अपन सवाल करते हैं। सबसे पहले तो देखिए कि v नियत वेग से चल रहा है ये, लेकिन क्या नियत वेग से जब भी कोई वस्तु चलता है तो उस पर बल जीरो लगता है क्या? हाँ, नियत वेग से अगर कोई वस्तु चल रहा है उसका द्रव्यमान भी नियत हो, नियत वेग से चल रहा है उसका द्रव्यमान भी नियत हो, मतलब संवेग नियत होना जरूरी है m × v। अगर संवेग नियत है तो वस्तु पे बल जीरो लग रहा होगा। लेकिन ये प्रवर्तित द्रव्यमान का सिस्टम हो गया। परिवर्तित द्रव्यमान का सिस्टम कैसे हो गया? देखो, जैसे यहां से द्रव्य बाहर चल रहा है v वेग से, तो किसी भी डेल्टा टी समय में, किसी भी छोटा dt समय में ये कुछ dl दूरी तय करके यहां से यहां तक गया है। तो F बराबर हो जाता है, बल बराबर होता है dp/dt। तो यहां से यहां तक जो द्रव बह के आगे गया है उस पर कितना धक्का लगा होगा आगे की तरफ। तो धक्का मतलब संवेग उसका कितना चेंज हुआ होगा। तो dp/dt में देखिएगा ध्यान से बेटा, वेलोसिटी तो नियत है, v वेग से आगे चल रहा है, v नियत है, तो ये हो गया तेरा dm/dt। कितना द्रव्यमान आगे बढ़ा है ना, dm/dt कितना द्रव्यमान यहां से यहां तक किसी dt समय में आगे चला गया, तो परिवर्तित द्रव्यमान हो गया। तो द्रव्यमान को परिवर्तित करने के लिए भी बल की जरूरत होती है। असल में बल की जरूरत क्यों पड़ती है? सिर्फ वेग चेंज करने के लिए नहीं, बल की जरूरत पड़ती है संवेग में परिवर्तन करने के लिए। जैसे ही अपन ने सवाल पहले कंसेप्ट पढ़ना शुरू किया था NLM का, तो अपन सिर्फ बात कर रहे थे वेग के संबंध में, तो वहाँ पे यूजुअली अपन द्रव्यमान को नियत मान लेते हैं। लेकिन अपन बात करते करते जब न्यूटन के दूसरे नियम पे पहुंचे, तो न्यूटन का दूसरा नियम कहता है कि संवेग में परिवर्तन की दर को बल कहते हैं। संवेग में परिवर्तन की दर को बल कहते हैं, और संवेग में होता है m × v। तो क्या संवेग परिवर्तित करने के लिए मैं वेग परिवर्तित करूंगा तो भी संवेग परिवर्तित होगा, या द्रव्यमान परिवर्तित करूं तो भी तो संवेग परिवर्तित होगा। तो यहां से लगातार ये पंप क्या कर रहा है कि यहां पे मान लो बहुत सारा पानी है जो विराम में है, या द्रव है जो विराम में है, यहां से द्रव को उठा के इसके अंदर डाल रहा है v वेलोसिटी से। dt समय में जितना द्रव यहां से यहां तक आया है उतना ही dt समय में द्रव यहां पे अंदर आया होगा। तो कितना द्रव अंदर आया वो यहां से निकालेंगे। जितना द्रव इस पॉइंट से इस पॉइंट तक चल के गया है उतना ही द्रव यहां से इंटर करा होगा। तो द्रव तो नियत वेग v से जा रहा था, v × dm/dt। dm को क्या लिखेंगे? द्रव को आप लिख सकते हैं v घनत्व द्रव्यमान, द्रव्य के द्रव्यमान, पानी के द्रव्यमान को लिख सकते हैं, द्रव्यमान बराबर होगा घनत्व गुना आयतन। आयतन क्या लिखेंगे? तो उसका क्षेत्रफल a और इंटू dl, dt समय में dl दूरी क्या है तो उसको लिखेंगे a × dl। v बाहर है, d/dt। अपन ने m का मान लिखा है, dt समय में जो द्रव्यमान यहां से यहां तक गया है वही लिखा है बस। ठीक है बेटा, अब यहां पे ढंग से आप सोचेंगे तो आपको रो घनत्व जो कि द्रव का नियत ही रहेगा, वेलोसिटी पहले से बाहर था, रो बाहर आ जाएगा, और ए क्षेत्रफल के एरिया से ही पानी बाहर निकल रहा है, क्षेत्रफल नियत है, तो यहाँ बचेगा आपका dl/dt। और सोच के देखिए कि dl/dt क्या हो जाएगा? dl/dt हो जाएगा बेटा वेलोसिटी, dl/dt क्या होगा? v। तो यहाँ पे आप रख देंगे v, तो F बराबर हो जाएगा ρa v²। तो कितना बल आया? ρa v²। तो कोई भी पंप रो घनत्व के द्रव को
ए क्षेत्रफल के पाइप से v वेलोसिटी से गति कराने के लिए कितना बल लगा रहा होगा? तो पंप द्रव पे बल लगा रहा होगा रो ए वी स्क्वायर। अब मान लो जितने वेग से टकराया उतने ही वेग से पानी दीवार पे टकरा के रिफ्लेक्ट हो गया, तो दीवार पे कितना बल लग रहा होगा? अब देखो ध्यान से अच्छे सोचना बेटा, ये m द्रव्यमान का रो घनत्व का द्रव आया, v वेग से टकरा के वापस हो गया, तो इसके संवेग में परिवर्तन कितना होगा? संवेग में परिवर्तन होगा m इंटू डेल्टा v। तो जितना विराम से इसको गति में लाने के लिए बल लगाया गया, क्या उतना ही बल यहां लगेगा ना? यहां पे क्या हुआ कि ये आया v वेग से और रिटर्न हो गया v वेग से, तो दीवार ने पहले उसको रोका होगा, तो रुके हुए को v वेग से चलाने के लिए इतना बल लगा रो ए वी स्क्वायर। रुके हुए को v वेग से चलाने के लिए बल लगा रो ए वी स्क्वायर। अरे पानी रुका हुआ था, पंप ने उसको ए क्षेत्रफल के पाइप से v वेलोसिटी से फ्लो कराने के लिए कितना बल लगाया? रो ए वी स्क्वायर बता दिया मैंने, रो ए वी स्क्वायर बल लगाया, रो ए वी स्क्वायर बल लगाया। अब मान लो दीवार पे जाके टकराता है साहब, तो दीवार पे जैसे ही टकराया तो दीवार ने पहले पानी को रोक लिया और फिर वापस कर दिया v वेग से, तो दीवार ने तो दुगना बल लगाया ना। यदि दीवार पे जाके रुक जाता है, सुन, यदि पानी दीवार पे जाके विराम में आ जाता है, यदि पानी या द्रव दीवार से टकराकर विराम में आ जाता है, क्या होता है भाई? दीवार से टकराकर विराम में आ जाता है, तो जो बल लगाएगा द्रव पर दीवार द्वारा या दीवार पर द्रव द्वारा, वो होगा रो ए वी स्क्वायर। कितना होगा बोलो? रो ए वी स्क्वायर। वो होगा साहब रो ए वी स्क्वायर, रो ए वी स्क्वायर। लेकिन यदि उसी चाल से द्रव वापस आ जाता है, दीवार से टकराने के बाद दीवार से टकराने के बाद उसी चाल से वापस आ जाता है, तो उस क्षण पे जो बल लग रहा होगा वो लग रहा होगा 2 रो ए वी स्क्वायर, ये लगेगा बल। सिंपल सा बात है यार, दीवार ने पहले पानी को रोका तो उसके लिए बल कितना लगाया होगा? तो पानी को चलाने के लिए, द्रव को चलाने के लिए जितना बल लगा था, v वेग से चलाने के लिए बल लगा था रो ए वी स्क्वायर, और वो v वेग से चलते हुए को रोक दिया तो कितना बल लगाया होगा? रो ए वी स्क्वायर। और उसने क्या किया? रोक लिया, तो बल लगाएगा रो ए वी स्क्वायर। लेकिन जिस चाल से टकराया उसी चाल से वापस हो गया, तो दुगना से वेग में परिवर्तन हुआ ना, तो बल दुगना लगेगा, 2 रो ए वी स्क्वायर हो जाएगा बल। कोई खास बात नहीं है, बल कितना हो जाएगा? 2 रो ए वी स्क्वायर, 2 रो ए वी स्क्वायर। समझ में आया ये बात? स्क्रीन पॉज करके यहां लिख लीजिए, स्क्रीन पॉज करके लिखिए बेटा, स्क्रीन पॉज करके ये लिखिए। अच्छा, नेक्स्ट देखिए, इसी चीज को मैं दूसरे फॉर्मेट में आपको समझाता हूं। यहां पे ऐसे सवाल पूछते हैं, जबकि हालांकि अगर आपको ये कंसेप्ट समझ में आ गया तो कोई खास बात नहीं है, ऐसे भी सवाल पूछते हैं कि मान लो ये पाइप है और पाइप 90 डिग्री से घूम गया है। अब इसमें पाइप का क्षेत्रफल दे दिया a, रो घनत्व का द्रव बह रहा है और v चाल से चल रहा है। अब v चाल से द्रव गया, टकराया और v चाल से इधर आ गया। क्या हुआ? v चाल से इधर आ गया। तो अब द्रव पे कितना बल लगा? द्रव पे कितना बल लगा? √2 रो ए वी स्क्वायर, √2 रो ए वी स्क्वायर, ये बल लगा। ये आ जाएगा आपका आंसर, √2 रो ए वी स्क्वायर। कहाँ गया पता नहीं, आ गया। तो कितना बल लगेगा? √2 रो ए वी स्क्वायर। क्यों साहब? तो न्यूटन सेकेंड लॉ पढ़ाने से पहले मैंने आपको संवेग में परिवर्तन का कंसेप्ट बहुत अच्छे समझाया था। इसीलिए समझाया था क्योंकि संवेग में परिवर्तन के प्रोपोर्शनल बल होता है। F बराबर संवेग में परिवर्तन बटा लिया गया समय समान है तो बल प्रोपोर्शनल टू संवेग में परिवर्तन होगा। मान लो वस्तु गया, जाकर रुक गया,
संवेग में परिवर्तन p है। यदि वस्तु गया, टकराया और सेम चाल से वापस आ गया तो संवेग में परिवर्तन 2p होगा। यदि वस्तु गया और जिस चाल से गया उसी चाल से 90 डिग्री पे घूम गया तो संवेग में परिवर्तन √2p होगा। तो इसलिए बल √2p गुना हो जाएगा, बल √2 गुना हो जाएगा। अरे यार, एक बल गया, सॉरी, वस्तु गया b चाल से और टकरा के रुक गया तो बल लगा ρ और यदि जिस चाल से गया उसी चाल से टकरा के वापस आया, जिस चाल से घुसा उसी चाल से वापस आ गया, तो उस स्थिति में बल लगेगा 2ρAv²। और यदि वो 90 डिग्री से घूम जाता है, कितने डिग्री से घूम गया बेटा, 90 डिग्री से घूम जाता है, तो बल कितना लगेगा, 90 डिग्री से घूम जाने में बल लगेगा √2ρAv²। ठीक है, इसको पर लिख लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट इलस्ट्रेशन है, इसको भी लिख लो साहब, साथ साथ इसको भी लिखो अच्छे से। डन, आगे देखो भाई, यहां देखो, ये एक चादर है, मतलब पट्टी है जिसका द्रव्यमान है m, और उस पट्टी को हवा में रख दिया। जैसे ऐसे मान लो, ये है, थोड़ा सा हल्का लो नहीं तो ज़्यादा मोटा हो जाएगा। ये लो, ये तेरा किताब है यहाँ पे, है ना, इसका m द्रव्यमान है, छोड़ूंगा तो नीचे गिरेगा, अरे छोड़ दूंगा तो नीचे गिरेगा और कहाँ जाएगा, ऐसे छोड़ा अगर मैंने इसको तो नीचे गिर जाएगा। अब मैंने क्या किया कि m द्रव्यमान का बहुत सारा छोटा छोटा बॉल ले लिया और फटाफट इसको ऊपर फेंक रहा हूँ। एक बॉल गया, उसमें ऊपर बल लगाएगा और वापस आ गया बल, सॉरी वस्तु, बॉल ऊपर गया, टकराया, नीचे आ गया, बॉल ऊपर गया, टकराया, नीचे आ गया। तो प्रति सेकंड में कितना बॉल फेंकूं कि ये हवा में ही रुका रह जाए, ये साम्य अवस्था की स्थिति में आ जाए। तो साम्य अवस्था में स्थिति में रखने के लिए, साम्य अवस्था की स्थिति में रखने के लिए हमें यह सोचना पड़ेगा कि अगर मैं इस प्लेट का FBD बनाऊं तो इसका नीचे इसके खुद के द्रव्यमान की वजह से बल लगेगा mg, और ये जो बॉल्स हैं वो v चाल से टकराए और v चाल से वापस आ रहा है। ये लिखा हुआ है कि v चाल से टकराएगा और v चाल से वापस आएगा। दो तरह की स्थिति होती है, बॉल जाके टकराया और रुक गया तो कितने बॉल प्रति सेकंड फेंकने पड़ेंगे, और बॉल जिस चाल से टकरा रहा है उसी चाल से रिबाउंड हो रहा है। तो समझना ना, जिस चाल से टकरा है उसी चाल से रिबाउंड हो गया तो संवेग में परिवर्तन दोगुना होता है, तो बल दोगुना लगाएगा वो। तो बल बॉल द्वारा, जैसे बॉल जाके उसको ऊपर धक्का मारेगा तो ऊपर बल लगाया, समझ में आया कि नहीं, बॉल धक्का लगाया कि नीचे आ गया, तो बॉल के कारण इस पे बल कहां लग रहा है, ऊपर। अब कितना लग रहा है वो देखते हैं। तो देखो, बॉल द्वारा जो बल लगेगा वो संवेग में परिवर्तन बटा लिया गया समय होगा, तो dp बटा dt। संवेग में परिवर्तन कितना होगा, तो बहुत छोटे से dt समय में ये v बार चाल से जाके ऊपर की तरफ टकराया था और इसी चाल से रिबाउंड हो गया, तो संवेग में परिवर्तन होगा 2mv बटा लिया गया समय डेल्टा t। ठीक है, तो एक बॉल के लिए हुआ। कुल कितने बॉल है, कुल n बॉल है, तो n बॉल के लिए जो बल लगेगा, एक बॉल का बल गुना n से गुना कर दो। एक बॉल जितना बल लगा रहा होगा, अगर n बॉल जाके उसे टकराते हैं तो n गुना ज्यादा है। अरे एक आदमी तुम्हें थप्पड़ मारे, 10 आदमी लगातार थप्पड़ मारे तो ज्यादा बल लगेगा ना। तो एक बॉल के द्वारा जो बल होगा और n बॉल के द्वारा जो बल होगा वो अलग होगा। तो यहाँ पे n इंटू f बॉल, तो n से गुना कर दो, n इंटू 2mu बटा लिया गया समय डेल्टा t। और ये कुल n बॉल डेल्टा t समय में टकरा रहे हैं, तो ये हो गया बॉल की संख्या प्रति सेकंड, है ना, ये n हो गया बॉल की संख्या प्रति सेकंड। ठीक है, तो एक समान चाल से वापस आ जाता है तो प्रति सेकंड कितने बॉल चाहिए, प्रति सेकंड कितने बॉल चाहिए। तो यदि n बॉल, यहाँ पे कैपिटल N लिख लो, कैपिटल N लिख लो, ज्यादा अच्छा है, कैपिटल N बॉल डेल्टा t समय में गए, तो कुल बॉल की संख्या कैपिटल N बटा लिया गया डेल्टा t समय, बटा लिया गया डेल्टा t समय n आ जाएगा, वो बॉल की संख्या प्रति सेकंड है, प्रति सेकंड बॉल की संख्या आ जाएगा, ये प्रति सेकंड बॉल की संख्या आ जाएगा। ये समझ में आया कि नहीं आया। तो इसको क्या लिख लेंगे अपन, 2nmu। अच्छे से देख लीजिए, कोई खास बात नहीं। अरे यार सुन, अगर ये टकरा के रुक जाता ना तो संवेग में परिवर्तन होता mv, क्योंकि फाइनल संवेग 0 और प्रारंभिक संवेग mv है, लेकिन जिस चाल से टकराया उसी चाल से वापस हो गया। संवेग में परिवर्तन ऑब्वियस सी बात है यार, 2mv होगा। संवेग में परिवर्तन देखिए इधर क्या होगा, 2mv होगा, और संवेग में परिवर्तन बटा लिया गया कुल समय। तो ये बहुत सारे बॉल अचानक से जाके टकरा के वापस आ रहे हैं, टकरा रहे हैं, वापस आ रहे हैं, बहुत सारे बॉल। एक बॉल तो नहीं टकरा रहा ना, एक बॉल तो रुक ही नहीं पाएगा, तो बहुत सारे बॉल जाके टकरा रहे हैं। तो सबसे पहले अपन ने एक बॉल के बारे में बात करी। एक बॉल का संवेग में परिवर्तन बटा लिया गया समय आपका हो जाएगा फोर्स।
अब एक बॉल के कारण फोर्स कुछ लगा और उसी डेल्टा टी समय में n बॉल और टकरा रहे थे, तो n बॉल का बल n से गुना कर दिया। टोटल कितने बॉल टकरा रहे हैं? कैपिटल N। कितने समय में? डेल्टा टी समय में। तो कुछ 4 घंटे में अगर 400 बॉल टकराए तो प्रति सेकंड कितने टकराएंगे? तो टोटल समय से भाग दे दूंगा ना यार, तो प्रति सेकंड हो जाएगा। तो टोटल समय से डेल्टा टी, तो n बटा डेल्टा टी हो गया बॉल प्रति सेकंड। तो बॉल प्रति सेकंड स्मॉल n आ गया, तो 2nmu। n क्या है? नंबर ऑफ बॉल नहीं है, वो n नंबर ऑफ बॉल नहीं है, n है बॉल की संख्या प्रति सेकंड। अरे यार मान ले 4 बॉल टकराए 4 सेकंड में, तो प्रति सेकंड, तो 4 बॉल बटा 4 सेकंड, तो प्रति सेकंड एक ही बॉल आया ना। अगर मान लो 15 सेकंड में 500 बॉल टकराए तो प्रति सेकंड कितने हो गए? तो 500 बटा 15 सेकंड लिखोगे। तो डेल्टा टी समय में कैपिटल N बॉल टकराए तो प्रति सेकंड कितना बॉल टकराएगा? तो कैपिटल N बटा डेल्टा टी, कैपिटल N बटा डेल्टा टी। तो 2nmu हो गया बॉल की वजह से लगने वाला बल। और खुद प्लेट का मास कितना था? mg। तो इसको बराबर कर दो, इसको बराबर कर दो। तो यहां पे देखना बराबर कर रहा हूं मैं, 2nmu बराबर कैपिटल mg, क्योंकि प्लेट का मास को कैपिटल M लिखा है, इसके मास को स्मॉल m लिखा है। तो प्रति सेकंड बॉल की संख्या आ गया कैपिटल mg बटा 2mu। ये आपका आंसर आ गया, ये आपका आंसर आ गया। ठीक है बेटा, कैपिटल mg बटा 2mu। अरे कोई खास बात नहीं यार, वस्तु को, प्लेट को हवा में रोकने के लिए उस पे ऊपर उतना ही बल लगाएंगे जितना गुरुत्वाकर्षण बल के कारण उस पे नीचे बल लग रहा होगा। गुरुत्वाकर्षण बल के कारण कितना बल नीचे लग रहा है? स्मॉल कैपिटल mg। ऊपर कितना लग रहा है? तो एक बॉल के टकराने से संवेग में जो परिवर्तन हुआ है वो हुआ है 2mu। तो n बॉल के टकराने से संवेग में परिवर्तन हो गया है 2mu इंटू कैपिटल N। समय लगा है डेल्टा टी, तो कुल बॉल की संख्या बटा लिया गया कुल समय प्रति सेकंड बॉल की संख्या आएगा। तो क्या हो जाएगा ये? 2nmu। 2nmu बराबर mg, तो n बराबर होगा mg बटा 2mu। समझ आया कि नहीं आया? स्क्रीन पॉज करके लिखिए, ये रहा आपका रिक्वायर्ड आंसर, ये रहा आपका रिक्वायर्ड आंसर। बढ़िया फोटो बनाइए, कोई दिक्कत नहीं है। पॉज कर लीजिए, 1 घंटे तक बनाते रहिए, हमें क्या दिक्कत है। पॉज करिए स्क्रीन को और लिखिए आगे। समझ में आ गया? नेक्स्ट देखिए, स्क्रीन को पॉज करिए, पॉज करिए स्क्रीन, आगे देखिए। नेक्स्ट देखिए, रेखीय संवेग संरक्षण का सिद्धांत। अब बल निकालने पे बड़ा सवाल कर लिया है, बल निकालने में बड़ा सवाल कर लिया, और भी सवाल करेंगे अपन कनेक्टेड मोशन का। पहले थोड़ा सा कर लेते हैं संवेग संरक्षण का सिद्धांत। यदि किसी वस्तु या निकाय पर कुल बाहरी बल शून्य है, यदि किसी वस्तु पर लगने वाला या निकाय पे लगने वाला कुल बाहरी बल शून्य है, तो उसका निकाय का रेखीय संवेग संरक्षित रहेगा। तुम्हें ऐसा नहीं लग रहा कि कौन सी नई बात बता दी यार? न्यूटन का दूसरा नियम भी यही कहता है, पहला नियम भी यही कहता है। पहला नियम तो चलो संवेग के बारे में बात नहीं करी थी, पहले नियम ने ये बात करी थी ना, यदि किसी वस्तु पर बल शून्य लग रहा है तो उसका त्वरण शून्य होगा, ये बात करी थी ना। यदि किसी वस्तु पे बल लगेगा तो उसका त्वरण होगा, बल नहीं लग रहा त्वरण नहीं होगा, ये बात करी थी। न्यूटन सेकेंड लॉ क्या कहता है? तो देखो, बाहरी बल, किसी भी वस्तु या निकाय पे लगने वाला बाहरी बल होता है वस्तु या निकाय के संवेग में परिवर्तन का दर बटा लिया गया कुल समय। और आप कह रहे हो कि यदि बल 0 लगेगा, मतलब आप कह रहे हो कि dp बाई dt क्या हो जाएगा? 0। कब 0 होगा? यदि बाहरी बल शून्य है। तो ठीक है, यदि बाहरी बल शून्य है, कोई बल बाहर से नहीं लगा, तो dp बाई dt 0 हो जाएगा। और देखो dt तो कभी 0 हो नहीं सकता है, तो dt को, अरे समय रुकेगा क्या कभी? तो dt 0 से गुना होगा तो 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे आएगा dp बराबर 0, मतलब संवेग में परिवर्तन शून्य है, मतलब p नियत होगा। तो संवेग क्या होगा? नियत किसका? तो यदि किसी वस्तु पे बाहरी बल लग रहा है तो वस्तु का, या किसी निकाय पे लग रहा है तो निकाय का। किसी वस्तु पे लगा है बाहरी बल तो वस्तु का, यदि किसी निकाय पे लगा है तो किसी निकाय का। संवेग क्या हो जाएगा बेटा? नियत हो जाएगा। क्या आपको ये भी कहानी समझ में आया? बहुत आसान है। अब इसका प्रैक्टिकल एग्जाम्पल देखो, प्रैक्टिकली मैं इसको कनेक्ट करके दिखाता हूं। मान लो कि बर्फ के पहाड़ पे तुम चले गए, आइस, बर्फ के पहाड़ पे तुम चले गए, है ना? तुम गए नहीं, मैंने तुम्हें रख दिया, ऐसे पकड़ा तेरा, ऐसे यहाँ से पकड़ा और उठा के मैंने तुम्हें यहाँ रख दिया। अब बर्फ के पहाड़ पे तुम बढ़िया ठंड में, बढ़िया क्या होगा? बेकार ठंड में मरे जा रहे हो, चिल्ला रहे हो बचाओ बचाओ। अब कोई तुम्हें बचाने भी नहीं आ रहा। और दिक्कत ये है कि आइस क्या है? आइस, ये देखो पहाड़, मैंने आइस ऐसे बनाया, मान लो ऐसा पहाड़ है, बर्फ ही बर्फ है, हर तरफ बर्फ ही बर्फ है। सर हम तो बर्फ खाने लग जाएंगे। अबे भूखा, पहले बच के निकल, ऐसे ही ठंड में मर जाएगा, बर्फ खाएगा क्या तू? बताओ कैसे भागेंगे वहां से?
चल तो सकते नहीं है, क्योंकि चलने के लिए घर्षण होना जरूरी है, और बर्फ पे घर्षण का मान क्या होगा, 0। बर्फ पे घर्षण का मान क्या होगा, 0। तो कैसे भागेंगे वहां से? सर आप बताओ कैसे भागें, सोचो तुम, लो बताओ, थोड़ा सोचो कि आदमी जो बर्फ के पहाड़ पे फंसा हुआ है वहां से चल के निकलना चाहता है, बच्चा बोलता है सर रेंग लेगा, रेंग कैसे लेगा, घर्षण ही नहीं है ना, घर्षण ही नहीं है, और अंदर बर्फ ही बर्फ है, नीचे बर्फ ही बर्फ है, हाथ डालोगे ऐसे ही हाथ जम जाएगा, तो वो तुम रिस्क लोगे नहीं। तो अपन क्या करें ऐसा कि वहां से आसानी से बाहर निकल लें? तो अपन यहाँ पे संवेग संरक्षण का सिद्धांत यूज कर सकते हैं। संवेग संरक्षण का सिद्धांत कैसे यूज करेंगे समझिएगा। मान लीजिए मेरे पास ये वाटर बोतल ही है, मान लीजिए मेरे पास ये वाटर बोतल है, ठीक है, ये पानी का बोतल है, मैंने इसको पकड़ा हुआ है। अब मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, मेरे और इस वाटर बोतल का मिला के संवेग कितना होगा? अरे मैं भी रुका हुआ, पानी का बोतल भी मेरे हाथ में रुका हुआ है, 0 होगा, ठीक है। अब मान लो कि मैं चल नहीं पा रहा, यहाँ पे नीचे बर्फ ही बर्फ है, मैं इस पानी की बोतल को आगे फेंकूंगा, मैं पानी की बोतल को आगे फेंक दिया, देखो यहाँ पे अभी मेरा और इस वाटर बोतल का नेट संवेग बोलो क्या है, 0। और बाहर से किसी ने इस बोतल पे या मेरे पे पत्थर नहीं मारा, मैं और मेरा बोतल है निकाय। निकाय 2 या 2 से अधिक वस्तु के समूह को अपन कहते हैं निकाय। 2 या 2 से अधिक वस्तु के समूह को अपन कहते हैं निकाय। मैं और मेरा ये बोतल, मैं और मेरा ये बोतल अपन निकाय हो गए। अब अगर मैं इसको उधर देता हूं, p मोमेंटम से फेंका, तो मेरे और बोतल पे तो कोई बाहरी बल लगा नहीं, और यदि बाहरी बल शून्य लग रहा है तो संवेग संरक्षित रहना चाहिए, और मैंने तो उसको संवेग दे दिया। तो मैंने चूंकि उसको संवेग दिया है तो कुल निकाय का संवेग पहले 0 था और बाद में भी 0 रहेगा, क्योंकि बाहरी बल लगा नहीं। तो जितना संवेग मैं उसको दूंगा उतनी संवेग से मैं पीछे की तरफ भागूंगा, अपने आप पीछे की तरफ फिसल के चला जाऊंगा। जब कोई खिलाड़ी बॉल को कैच करता है, मान लो खिलाड़ी बॉल को कैच करता है और मान लो फ्रिक्शनलेस सरफेस पे खड़ा हो, जैसे ही बॉल को कैच करेगा तो बॉल कुछ p मोमेंटम लेके आगे जा रहा था, मैं उसको रोकने की कोशिश करूंगा तो मेरे पे बल लगेगा, नीचे से कोई रोकने वाला नहीं है, मतलब बॉल का और मेरा अगर निकाय मान लिया जाए तो मेरा तो चलो संवेग 0 है, लेकिन बॉल और मुझे अगर निकाय मान लिया जाए, निकाय मैं किसी भी 2 या 2 से अधिक वस्तुओं के समूह को निकाय मान सकता हूं। ध्यान से सुनना एकदम, बॉल और मैं निकाय हूं, मेरा बॉल और मैं निकाय हूं। बॉल आ रहा था कुछ p मोमेंटम से और मेरा मोमेंटम 0 था, ये प्रारंभिक मोमेंटम हो गया p। जब मैंने बॉल को कैच कर लिया तो मैंने बॉल पे बल लगाया, बॉल ने मेरे पे लगाया, मैं दोनों तो निकाय हूं, तो मेरे और बॉल पे बाहर बल से क्या हो गया, बाहरी बल क्या हो गया, 0। मेरे और बॉल पे मिला के बाहरी बल क्या हो गया, 0। मेरे और बॉल पे मिला के बाहरी बल क्या हो गया, 0। तो यदि पहले संवेग p था तो बाद में भी संवेग p रहना चाहिए, क्योंकि बाहरी बल तो शून्य है। तो जैसे ही मैं बॉल को कैच करूंगा, बॉल के साथ ही मैं पीछे स्लाइड करते हुए चला जाऊंगा। स्लाइड करते हुए मैं क्यों चला जाऊंगा, क्योंकि संवेग संरक्षित रहना चाहिए। सवाल ऐसे भी पूछते हैं किताबों में और मॉड्यूल में, मान लीजिए कि आप बर्फ पे, पहाड़ पे या कहीं पे घर्षणहीन सतह पे फंसे हुए हैं, अगर आप वहां से बच के निकलना चाहते हैं तो पानी की बोतल तो लेके गए नहीं होगे। जैसे मेरे पास पानी की बोतल थी, मैंने पानी की बोतल को आगे फेंका, मैं पीछे चला गया। उस स्थिति में आप क्या करेंगे, तो आप छींकेंगे। छींकने से क्या होता है तो अंदर का कुछ हवा, पानी, कुछ तो द्रव्यमान बाहर इस तरफ जाएगा, तो वो कुछ p संवेग लेके जाएगा। पहले मेरा और हवा, पानी का जो मैंने अंदर रोका उसका संवेग क्या है, 0। ऐसा भी होता है, थूकेंगे तो इधर स्प्लिट करूंगा, इधर थूकूंगा, तो कुछ तो हिस्सा अपने अंदर से जिसका संवेग था पहले 0, मैं और मेरा थूक का संवेग है 0। जैसे ही मैंने इधर छीका या थूका तो मैंने अपने हिस्से को, अपने द्रव्यमान को ही कुछ p संवेग से आगे भेज दिया, लेकिन बाहरी बल तो शून्य है, तो पूरे निकाय का संवेग 0 होना चाहिए। तो मैं खुद ही थोड़ा सा उतना ही संवेग, जितना इसको संवेग दिया उसी संवेग से पीछे जाऊंगा। वेग संरक्षित नहीं होता, वेग संरक्षित नहीं होता। अगर मैं यहां पे इसको पकड़ लूं, देख इधर ये मार्कर पकड़ लेता हूं, मैं और मेरा मार्कर, बता कुल संवेग 0। मेरा और मेरे मार्कर का कुल संवेग 0। जैसे ही मैंने इसको कुछ p संवेग से आगे फेंका तो संवेग आया कहां से यार, बाहरी बल तो 0 है। बाहरी बल अगर 0 तो संवेग संरक्षित रहना चाहिए। पहले संवेग 0 था तो बाद में भी संवेग 0 रहेगा। किसका, निकाय का। मेरे और मार्कर पे बाहर से बल लगने वाला बल, क्या तूने मुझे पत्थर मारा है
या मार्कर को पत्थर मारा, नहीं मारा ना, तो मेरा और मार्कर का संवेग बोल 0, और मेरे और मार्कर पे बाहर से बल बोल 0, तो संवेग बाद में भी क्या रहना चाहिए 0। जैसे ही मैं इसको P संवेग से आगे फेंकूंगा, मैं अपने आप P संवेग से पीछे निकल जाऊंगा। संवेग संरक्षण के लिए, उसके लिए जरूरी है कि बाहरी बल 0 हो जाए। मैं जिस जमीन पे खड़ा हूं वो भी घर्षणहीन होना चाहिए। तो पता कैसे बचेगा? अगर थूकने के लिए भी मुंह में थूक भी नहीं, सूख गया तो कैसे बचेगा? कपड़े उपड़े खोल के उधर फेंक दे। जैसे कपड़े उपड़े पकड़ के ऐसे पकड़ेगा, चप्पल उप्पल जो भी है, चप्पल ले ले, मोबाइल फोन तो होगा ही, मोबाइल फोन लेके फेंक दे। जीवन से बड़ा फोन तो नहीं है ना यार। मोबाइल फोन ले और उसको जोर से जितना मर्जी होता उतना तेजी से फेंक दे उधर। पहले तेरा और तेरे मोबाइल फोन का कुल संवेग क्या था? 0। बाहर से किसी ने पत्थर नहीं मारा, कोई बल नहीं लगाया, तो संवेग संरक्षित रहेगा। जैसे ही तूने इसको P संवेग दिया तो बचे हुए हिस्से का P संवेग पीछे होना चाहिए, ताकि कुल संवेग क्या रह सके? 0 रह सके। यही कहता है संवेग संरक्षण का सिद्धांत। यदि किसी वस्तु या निकाय पर, अगर एक ही वस्तु हो तो उसी को अपन निकाय मान लेंगे, 2 वस्तु का समूह हो या 3 वस्तु का समूह, उसको निकाय मान लेंगे। कुल बाहरी बल अगर शून्य है तो उस निकाय का या वस्तु का रेखीय संवेग संरक्षित रहेगा, और उसका प्रूफ मैथमेटिकल ये हो गया। रेखीय संवेग क्या रहेगा? संरक्षित रहेगा। क्या आपको कहानी समझ में आया अच्छे से? कोई रॉकेट साइंस नहीं, बहुत इजी है, इसको लिख लीजिए। रेखीय संवेग संरक्षण का सिद्धांत है ये। स्क्रीन पॉज करके इसको लिखिए बेटा। रेखीय संवेग संरक्षण का सिद्धांत हो गया, ये लिख लिया। ये आगे देखो, आगे देखो। न्यूटन के गति का तृतीय नियम बड़ा इंपॉर्टेंट है, न्यूटन्स थर्ड लॉ। न्यूटन थर्ड लॉ कहता है कि कोई भी बल एकल अवस्था में नहीं होती, हमेशा युग्म में एग्जिस्ट करता है। और सही कहता है। जैसे ही मैंने यहां से बोतल को या मार्कर को, बोतल को या मार्कर को ऐसे लेके आगे फेंका था, तो मैंने मार्कर पे बल लगाया आगे। ऑब्वियस सी बात है, जब मैं इसको फेंक रहा हूं तो मैंने तो बल लगाया ना। मेरे और मार्कर को यदि निकाय मान लिया जाए तो मैंने तो इस पे इधर बल लगाया है, तो ये मेरे पे किधर बल लगाएगा? पीछे। तो मैं कहां जाऊंगा? पीछे। मार्कर कहां जाएगा? आगे। बल हमेशा युग्म में होता है, बल अकेला एग्जिस्ट नहीं करता। ये बहुत पहले से सुनते आ रहे होंगे आप कि हर एक क्रिया का एक प्रतिक्रिया होता है, और वो प्रतिक्रिया सेम परिमाण का तथा विपरीत दिशा में होता है। सेम परिमाण का विपरीत दिशा में होता है। तो मुझे बस इतना समझाइए, दुनिया में प्रत्येक क्रिया का प्रतिक्रिया बल होगा, तो क्रिया तथा प्रतिक्रिया में समय अंतराल भी होगा क्या? नहीं, समय अंतराल नहीं होगा। क्यों? क्योंकि क्रिया अभी करोगे तो प्रतिक्रिया 4 दिन बाद नहीं होगा, प्रतिक्रिया तुरंत होगा। अगर मैं मार्कर को आगे फेंक रहा हूं तो मार्कर पे मैंने F बल आगे लगाया, तो मार्कर तुरंत से मेरे पे पीछे F बल लगाएगा। ऐसा नहीं है कि तूने अभी क्रिया किया है बल का, प्रतिक्रिया 4 दिन बाद होगा। क्रिया तथा प्रतिक्रिया एक ही क्षण पे होते हैं, और क्रिया तथा प्रतिक्रिया 2 विभिन्न वस्तु पे होते हैं। विभिन्न वस्तु पे क्यों होते हैं? क्योंकि एक वस्तु दूसरे पे बल लगा रहा होगा तो दूसरा पहले पे बल लगाएगा ना, कि खुद को ही थप्पड़ मार लेगा तू। क्रिया खुद पे ही कर लिया, प्रतिक्रिया भी खुद पे ही हो गया, ऐसा नहीं होता। क्रिया तथा बच्चा भी तो रामलाल होता है, वो कहता है सर मार लिया तो समझाओ। तो मार लिया तो तेरा हाथ एक वस्तु हुआ और तेरा गाल दूसरा वस्तु हुआ। जैसे तूने थप्पड़ मारा तो गाल को ही चोट लगा कि हाथ को भी चोट लगेगा? गाल को आगे थप्पड़ मारा तो यहाँ पे चोट लगी, तो ये गाल भी तो हाथ पे बल पीछे लगाएगा। तो क्रिया तथा प्रतिक्रिया एक ही तुरंत से, समय अंतराल 0 होता है क्रिया तथा प्रतिक्रिया में, तुरंत से विभिन्न वस्तु पे होते हैं। सेम वस्तु पे क्रिया तथा प्रतिक्रिया नहीं होगा। खुद ही वस्तु एक दूसरे बल, खुद ही वस्तु अपने पे बल नहीं लगाता। एक वस्तु दूसरे पे बल लगाता है तो दूसरा पहले पे बल लगाएगा। पहला अगर क्रिया करता है दूसरे पे तो दूसरा प्रतिक्रिया करेगा। जो एक ही क्षण पे लगेगा, एक ही परिमाण का लगेगा, लेकिन दिशा उसका क्या होगा? विपरीत होगा। तो सेम बल लगाएगा ऐसा नहीं बोल सकते, क्योंकि परिमाण सेम है लेकिन दिशा क्या होगी? विपरीत होगी। क्रिया तथा प्रतिक्रिया एक दूसरे को कैंसिल नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि क्रिया अगर किसी वस्तु पे आगे हो रहा है तो प्रतिक्रिया पीछे होगा। तो 2 अलग अलग वस्तु पे हुआ, अलग अलग वस्तु पे कैसे जोड़ लेंगे भाई? तेरे पे बल लगा 4 न्यूटन, मेरे पे बल लगा 4 न्यूटन, बल 0। अबे तेरे पे लगा 4 न्यूटन तो तुम्हें दुख होगा कि नहीं होगा? और मेरे पे चट लगा 4 न्यूटन तो मुझे भी तो परेशानी होगी। कैंसिल कहां हुआ ये? तेरे पे बल लगा 4 न्यूटन ना, तू अपना सोच। मैंने मान ली तुम्हें कूट दिया, तू मुझे छोड़ेगा नहीं, तू भी कूट देगा। तो मैंने किया प्रक्रिया, तूने किया मेरे पे प्रतिक्रिया। मेरा और तेरा बल कैंसिल थोड़ी ना होगा, तो अलग अलग वस्तु पे लगा है। चल देखिए यहाँ पे ध्यान से। मान लो ये वस्तु है A1, ये 1, और ये वस्तु है तेरा दूसरा। पहले ने दूसरे पे बल लगाया ये F21, ये क्रिया हो गया। मान लो किस पे बल लगा? दूसरे पे, पहले द्वारा। तो पहले पर भी बल लगेगा दूसरे द्वारा F12,
और ये बल जो होगा वो एक समान परिमाण का होगा, इसका दिशा क्या होगा, विपरीत होगा, इसलिए यहाँ पे माइनस लगा है, ठीक है ना। तो देखो प्रत्येक क्रिया का परिणामी परिमाण में बराबर तथा दिशा में विपरीत, देखो परिमाण में बराबर तथा दिशा में विपरीत सदैव एक प्रतिक्रिया होता है, सदैव एक प्रतिक्रिया होता है। सुनो इसका एक बढ़िया एग्जाम्पल बताता हूं मैं बढ़िया एग्जाम्पल बताता हूं। एक छोटा सा सवाल जो पूछा जाता है जनरली कि मान लो m द्रव्यमान का एक वस्तु है, ठीक है, तो इस पे mg नीचे लग रहा होगा। हाँ, m द्रव्यमान का वस्तु है तो खुद के द्रव्यमान की वजह से mg नीचे लगेगा और धरातल इस पे नॉर्मल ऊपर लगाएगा, बिल्कुल लगाएगा। क्या ये विपरीत दिशा में है? हाँ बिल्कुल विपरीत दिशा में। n ऊपर mg नीचे, क्या n बराबर mg होगा? हाँ, इस वस्तु पे दो ही बल लग रहे हैं, एक mg नीचे n ऊपर, तो यहाँ पे n बराबर mg होगा। क्या ये क्रिया तथा प्रतिक्रिया बल है? नहीं, n तथा mg क्रिया तथा प्रतिक्रिया बल नहीं है। n तथा mg का परिमाण बराबर है, दिशा विपरीत है, लेकिन यह क्रिया तथा प्रतिक्रिया बल नहीं है। n तथा mg क्रिया तथा प्रतिक्रिया बल नहीं है। क्यों नहीं है? n तथा mg क्रिया तथा प्रतिक्रिया बल क्यों नहीं है साहब? इसको जस्टिफाई करिए। n तथा mg क्रिया तथा प्रतिक्रिया बल क्यों नहीं है? क्योंकि n तथा mg एक ही वस्तु पे लग रहे हैं और क्रिया तथा प्रतिक्रिया बल एक ही वस्तु पे नहीं लगता। क्रिया अगर दूसरे पे हुआ है तो प्रतिक्रिया पहले पे होगा, मतलब जिसने बल लगाया उसी पे विपरीत दिशा में बल लगेगा। mg क्रिया और उसका नॉर्मल रिएक्शन प्रतिक्रिया नहीं है। हालांकि mg नीचे n ऊपर, mg नीचे लग रहा है और वो नीचे ना चला जाए बस तो उसको रोकने के लिए n ऊपर लगा है, लेकिन ये mg और n क्रिया तथा प्रतिक्रिया नहीं है। तो फिर mg का प्रतिक्रिया कहाँ है? तो देखो mg किसने लगाया है? धरती के कारण लगाया है। तो धरती के सतह पे एक बल लगेगा, वो देखो मान लो m द्रव्यमान का वस्तु है तो इस पे mg नीचे किसने लगाया? धरती ने लगाया। तो धरती के केंद्र पर एक समान बल ऊपर की तरफ लगेगा mg। आपको पता है कि धरती आप पे जितना बल लगाता है आप भी धरती पे उतना ही बल लगाते हो विपरीत दिशा में। आप पे धरती ने जितना बल लगाया है आप भी धरती पे उतना ही बल लगाते हो, लेकिन विपरीत दिशा में लगाते हो। तो धरती ने, बिल्कुल धरती माता ने आप पे बल mg नीचे लगाया, तो आपने धरती के केंद्र पे, गुरुत्वाकर्षण बल केंद्रीय बल होता है, तो धरती के केंद्र पे mg बल ऊपर लगाया। तो ये देखो क्रिया तथा प्रतिक्रिया हो गई है। समझ आया कि नहीं है? अब आगे देखो, तो सर ये n और mg क्रिया तथा प्रतिक्रिया नहीं, कि धरती ने लगाया ना mg, तो धरती के केंद्र पे प्रतिक्रिया हो रहा है। तो n किसका प्रतिक्रिया तथा क्रिया है? तो सुनो, आपको मैंने बताया था किसी भी सतह पर अभिलंब बल लगाने के लिए सतह के समानांतर दो पैरेलल लाइन खींच लो, ऐसे और ऐसे दो खींच लो, दो लाइन खींच लो, ऊपर वाले वस्तु पे ऊपर और नीचे वाले वस्तु पे नीचे। अब आप कह सकते हो कि ये दोनों क्रिया तथा प्रतिक्रिया बल है, ये दोनों, ये क्रिया तथा प्रतिक्रिया है। क्यों? क्योंकि सतह ने वस्तु पे ऊपर नॉर्मल लगाया तो वस्तु ने सतह पर नीचे नॉर्मल लगाया। क्या दोनों की दिशा विपरीत है और दोनों का परिमाण बराबर होता है? तो ये रहा तुम्हारा क्रिया तथा प्रतिक्रिया बल। इस mg का प्रतिक्रिया धरती के केंद्र पे है, इस mg का प्रतिक्रिया कहाँ पे है? धरती के केंद्र पे है। क्या आपको ये कहानी समझ में आ गया है ना? स्क्रीन पॉज करके इसको लिख लीजिए, स्क्रीन पॉज करके इसको लिखिए, स्क्रीन पॉज करके बेटा इसको लिखिए अच्छे से। नेक्स्ट देखिए, अब जो मैंने आपको बातें समझाई उसको मैंने लिख भी दिया है। बल हमेशा युग में होता है, सही बात है, बल हमेशा किस में होता है? युग में होता है। अकेला बल एग्जिस्ट नहीं करता है। क्रिया तथा प्रतिक्रिया काल में कोई अंतराल नहीं होता, समय अंतराल नहीं होता। क्रिया तथा प्रतिक्रिया एक ही समय पर एग्जिस्ट करते हैं। भौतिक रूप से संपर्क में ना होने पर भी क्रिया तथा प्रतिक्रिया लगता है, बिल्कुल। गुरुत्वाकर्षण बल लगने के लिए वस्तु का संपर्क में होना जरूरी नहीं है। मैं यहाँ से वस्तु को छोड़ दूंगा, अपने आप नीचे गिर जाएगा। और मान लो एक आवेश Q1 दूसरे आवेश Q2 पे बल लगाता है, तो ये F21 लगाने के लिए भौतिक संपर्क जरूरी थोड़ी ना है, ये तो दूरी में भी लग जाएगा। तो क्रिया तथा प्रतिक्रिया के लिए भौतिक संपर्क होना जरूरी नहीं है। यह दो अलग अलग वस्तुओं पर लगते हैं, एक पे क्रिया होता है तो दूसरे पे प्रतिक्रिया होता है। क्रिया तथा प्रतिक्रिया एक दूसरे को एक वस्तु पर निरस्त नहीं करते हैं, एक वस्तु पर निरस्त नहीं करते हैं। क्योंकि एक वस्तु पे मेरे पे 4 न्यूटन लगाया अगर तूने, तो मेरे पे लगाया, मैं कैंसिल थोड़ी ना कर सकता हूँ। लेकिन अलग अलग वस्तु पर लगते हैं, क्योंकि हाँ, क्रिया तथा प्रतिक्रिया एक दूसरे को
एक वस्तु पर निरस्त नहीं करते क्योंकि अलग अलग वस्तु पर लगते हैं, तो एक ही वस्तु पर निरस्त नहीं होते, लेकिन निकाय में क्रिया तथा प्रतिक्रिया एक दूसरे को निरस्त कर देते हैं। निकाय में क्रिया तथा प्रतिक्रिया एक दूसरे को निरस्त कर देते हैं। जैसे मैंने लिया ये मार्कर, मैं और ये मार्कर निकाय हो गए। मैंने मार्कर पे लगाया एफ फोर्स, तो मार्कर ने भी मेरे पे लगाया एफ फोर्स पीछे। तो पूरे निकाय में मैं और मेरा मार्कर पे अगर मैं ये बल देखूं तो मैंने मार्कर पे एफ फोर्स आगे लगाया, तो मार्कर ने एफ फोर्स मेरे पे पीछे लगाया। तो मार्कर और मेरा को अगर निकाय मान लिया जाए तो कुल बाहरी बल क्या हो गया? जीरो। क्या ये संतुलित हो गए? हाँ, मेरे और मार्कर पे मिला के अगर एफबीडी बनाओगे, मेरा अकेला एफबीडी बनाओगे तो मार्कर ने मेरे पे लगा दिया बल, और मार्कर का अकेला लगाओगे तो मार्कर पे मैंने लगा दिया बल। ये बल एक दूसरे को कैंसिल नहीं कर सकते क्योंकि मार्कर पे मैंने लगाया बल। तो मार्कर का एफबीडी लगाओगे, एफबीडी बनाओगे तो उस पे बल लगा है, मेरा एफबीडी बनाओगे तो मेरे पे बल लगा है। लेकिन अगर मार्कर और मुझे एक निकाय मान के बल लगाओगे तो ये आंतरिक बल में कैंसिल हो जाए, इंटरनल फोर्सेस को कह देंगे। मैंने मार्कर पे लगाया, मार्कर ने मेरे पे लगाया, मार्कर और मेरा एक ही एफबीडी बनाओ आप, एक ही पॉइंट से मुझे और मार्कर को चिपका दो और बोलो कि बल कितना लगा, तो मैंने जितना मार्कर पे लगाया मार्कर ने उतना मेरे पे लगाया, तो टोटल बल जीरो हो गया। कहानी समझ में आई है? स्क्रीन पॉज करके इसको लिखिए। तो क्रिया तथा प्रतिक्रिया एक वस्तु पे कैंसिल नहीं होते हैं, लेकिन क्रिया तथा प्रतिक्रिया निकाय में लग रहे हो तो एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। हाँ, स्क्रीन पॉज करके बेटा इसको लिखिए। हेलो बच्चों, तो आज के क्लास में हम लोग संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित कुछ प्रश्न देखेंगे। संवेग संरक्षण का सिद्धांत मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था, न्यूटन का तीसरा नियम भी बताया था। संवेग संरक्षण का सिद्धांत होता है यदि किसी वस्तु और निकाय पे बल शून्य लग रहा हो तो उसका कुल संवेग संरक्षित रहता है। मतलब पहले कुछ होने से पहले जितना होगा कुछ होने के बाद उतना ही रह जाएगा। यदि बाहरी बल शून्य लग रहा हो तो संवेग कुछ होने से पहले जितना होगा कुछ होने के बाद भी उतना ही रहेगा। उसी पे आधारित है एक कंसेप्ट गन बुलेट सिस्टम। ये संवेग संरक्षण के संवेग संरक्षण पर आधारित है। संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है। देखो, एक लिया अपन ने गन का मास है कैपिटल एम, और इसके अंदर एक देखो छोटू सा बुलेट है। बुलेट हमेशा छोटा ही होगा ना यार, बुलेट 5 किलो का थोड़ी ना होगा। देख, एक छोटा सा एम द्रव्यमान का बुलेट है। ये दोनों ही आराम से विराम में हैं, तो इसका प्रारंभिक संवेग क्या हो गया? जीरो। प्रारंभिक संवेग साहब जीरो है इसका। अरे गन रखा है वहां पे, बुलेट उसके अंदर रखा है, पड़ा है, प्रारंभिक संवेग जीरो है। अब जैसे ही तुम उसको देखो, तुम्हारा हाथ यहाँ है, तुम उसके ट्रिगर को पकड़ के दबाओगे, तो जैसे ही तुमने ट्रिगर को पकड़ के दबाया तो गन प्लस बुलेट एक सिस्टम है। देखो, गन प्लस बुलेट सिस्टम है। गन प्लस बुलेट दोनों का मिला के एक सिस्टम मैंने बनाया है। उस सिस्टम का प्रारंभिक संवेग जीरो है और तुम सिस्टम के पार्ट नहीं हो। तुमने आके उसके ट्रिगर को दबाया। जैसे तुमने ट्रिगर को दबाया तो क्या गन प्लस बुलेट जो सिस्टम था, जो निकाय था, उस पर बाहरी बल लगा? तुम्हें तो ट्रिगर को दबाना पड़ेगा ना। बट ट्रिगर को आपको लगता है कि आपने जस्ट ट्रिगर को हल्का सा दबाया और अचानक से बुलेट बहुत रफ्तार से आगे भागा? आपके दबाने पर से बुलेट उतनी रफ्तार से भाग जाएगा क्या? नहीं, अंदर का जो सिस्टम है ना वो काम करता है। आप तो बस एक स्विच सा दबा रहे हो, तो आपके बल को हम लोग नेग्लिजिबल मानते हैं। मतलब जो गन प्लस बुलेट सिस्टम है उस पे बाहरी बल शून्य लगा है। गन प्लस बुलेट जो निकाय बना है उस पे जो बाहरी बल लगा है वो क्या लगा है? शून्य। इस निकाय पर बाहरी बल कितना लगा है? शून्य। बाहर से कोई बल नहीं लगा साहब। तो गन प्लस बुलेट सिस्टम का बुलेट फायर होने से पहले संवेग जीरो था। तो गन प्लस बुलेट सिस्टम पे कोई बाहरी बल नहीं लगा है, तो बुलेट फायर होने के बाद भी उसका संवेग शून्य रहेगा। अब देखो, जैसे ही ये तुम्हारा बुलेट, अच्छा लाल कलर का बुलेट था ना, ले, जैसे ही ये बुलेट कुछ u वेलोसिटी लेके बाहर निकला, पहले तो निकला ही नहीं था ना, ये तो रास्ता दिखाया गया ऐसे यहां से निकल सकता है, निकला नहीं है, पहले विराम में था। बुलेट भी विराम में, गन भी विराम में, तो कुल संवेग निकाय का शून्य। बाहरी बल बुलेट प्लस गन सिस्टम पे नहीं लगा है, तो अंतिम संवेग भी शून्य होना चाहिए। अंतिम संवेग तो पहले ही पता है कि शून्य होना चाहिए, शून्य होना चाहिए साहब अंतिम संवेग। अब शून्य कैसे होगा सर? हमने तो बुलेट फायर कर दी, बुलेट जो m मास का था कुछ u वेलोसिटी से आगे चला गया। तो आपने सुना होगा कि बंदूक चलाने के लिए जिगर चाहिए। अब जिगर किस काम में चाहिए? ट्रिगर को दबाने में ना। ट्रिगर को दबा देने के बाद जो बवाल होगा ना उसको संभालने के लिए जिगर चाहिए। बवाल कैसा? जैसे ही तुम ट्रिगर दबाओगे तो जो बंदूक है ना वो झटका मारता है पीछे,
झटका क्यों मारता है? क्योंकि बुलेट को आगे जाने के लिए, m मास का बुलेट को u वेलोसिटी से आगे जाने के लिए कोई बल चाहिए ना, किसी न किसी ने तो बल लगाया होगा। तुम्हारे छूने मात्र से उतनी रफ्तार से नहीं गया है, तो अंदर का मशीनरी लगाया ना, अंदर ने गन ने उसको रफ्तार में धक्का मारा है। तो जितना बल गन पर लगा होगा ऑब्वियसली बुलेट द्वारा, उतना ही बल बुलेट पे लगेगा गन द्वारा। बुलेट पे आगे बल लगाया है गन ने, तो गन पे पीछे बल लगेगा बुलेट द्वारा, तो ये धक्का मारेगा पीछे, झटका मारता है पीछे। मतलब मान लो एक बिंदु से ही अगर मैं गन को दर्शा दूं, ये आपका गन है जिसका मास m है, वो कुछ v वेलोसिटी से पीछे गया होगा, ये गन v वेलोसिटी से पीछे गया होगा और ये बुलेट u वेलोसिटी से आगे गया है। अब बाहरी बल चूंकि कुछ नहीं लगा था, तो प्रारंभिक संवेग बराबर अंतिम संवेग जब मैं लिखूंगा तो प्रारंभिक संवेग बोलो क्या होगा। बड़ा आसान सा कंसेप्ट है, इसमें कोई तामझाम नहीं, मैं तो बस धीरे धीरे आपको समझा रहा हूं। प्रारंभिक संवेग बताओ, बुलेट फायर करने से पहले 0 + 0, 2 बार 0 क्यों? एक बुलेट का 0 विराम में था, गन का भी 0 विराम में था। उसके बाद m द्रव्यमान का बुलेट uv वेलोसिटी से भागा प्लस m द्रव्यमान का गन कुछ vg वेलोसिटी से भागा। तो आप कहोगे सर वो तो पीछे भागा था ना। अरे वो तो कॉमन सेंस से मुझे लगा था कि पीछे भागेगा। अब मान लो कुछ vg से भागा, वो uv से भागा। अब यहाँ पे दोनों को प्लस ले लो, प्रूफ हो जाएगा कि एक दूसरे के विपरीत जाएगा। कैसे? देखो, अंतिम संवेग जो होगा प्रारंभिक संवेग के बराबर होगा। अब आपको वेलोसिटी ऑफ गन निकालना है, तो देखो m × vg को एज इट इज यही रहने दो, इसको इस तरफ ले आओ, तो ये हो जाएगा -m × वेलोसिटी ऑफ बुलेट। माइनस हुआ क्या? अब वेलोसिटी ऑफ गन यहाँ से आपका आ जाएगा, वेलोसिटी ऑफ गन आ जाएगा -m टाइम्स वेलोसिटी ऑफ बुलेट बटा मास ऑफ गन, ये आ गया। इसी को कहते हैं अपन रिक्वायल वेलोसिटी ऑफ, इसको क्या कहते हैं? रिक्वायल। देखो भाई, रिक्वायल वेलोसिटी ऑफ गन, इसको अपन कह देते हैं रिक्वायल वेलोसिटी ऑफ गन। ये आपका आंसर, रिक्वायल वेलोसिटी ऑफ गन इज इक्वल टू -mvv बटा कैपिटल M। ये कंसेप्ट है। तो इसको अगर तुम दूसरे नजर से देखो तो बड़ा आसान है कि इसका मास इंटू वेलोसिटी, इसको कुछ संवेग आगे मिला, चूंकि निकाय का संवेग कुल 0 होना चाहिए था, तो जितना संवेग बुलेट को आगे मिला होगा उतना ही संवेग गन को पीछे मिला होगा, और पीछे ही जाएगा। पीछे क्यों जाएगा? क्योंकि कुल संवेग निकाय का 0 रहना चाहिए। कुल संवेग निकाय का तभी 0 रहेगा, 2 ही वस्तु है, 3 वस्तु तो है नहीं। तो आगे बुलेट जितना संवेग लेके गया उतना ही संवेग लेके कौन पीछे, कौन जाए? गन जाए। क्या आपको ये कहानी पूरा समझ में आ गया? तो यहाँ तक आप लिख लीजिए, इसको रटने की जरूरत नहीं है, बस संवेग संरक्षण का सिद्धांत आपको आना चाहिए। स्क्रीन पॉज करके पूरा लिखें, स्क्रीन पॉज करके पूरा लिखे, कोई खास बात नहीं है, कोई रॉकेट साइंस मैंने नहीं समझाया है, बहुत छोटी छोटी बात समझाई है। स्क्रीन पॉज करिए, पूरा लिखिए। लिख लिया क्या आपने? अब देखो, चलो यहाँ पे और कुछ बात करते हैं अपन। और क्या बात करेंगे? ये सारा तो आपने लिख लिया ना। अब आगे देखो, इसमें बात करते हैं। बताओ, प्रारंभिक संवेग क्या था? 0। अंतिम संवेग भी क्या होगा? 0। इसका एक लाइन का डेरिवेशन देखो, कुछ नहीं करना। तुम्हें पता है प्रारंभिक संवेग 0 है तो अंतिम संवेग 0 ही होगा। अंतिम संवेग यदि 0 होगा तो मुझे पता है कि मास इंटू वेलोसिटी ऑफ बुलेट इज इक्वल टू मास किसका? गन का इंटू वेलोसिटी ऑफ गन। और ये दोनों एक दूसरे के विपरीत दिशा में होगा। ये किधर होगा? एक दूसरे के विपरीत दिशा में होगा। तो ये माइनस आ जाएगा, तो वेलोसिटी ऑफ गन हो जाएगा मास इंटू वेलोसिटी ऑफ बुलेट। निगेटिव साइन बस ये बता रहा है कि ये विपरीत दिशा में जाएगा, और कोई खास बात नहीं है। अगर बुलेट को पीछे फायर करोगे तो गन आगे चला जाएगा। ठीक है भाई? अब देखो, अब यहाँ पे अगर मैं आपसे पूछूं कि स्पीड ज़्यादा किसको मिलेगा, क्या उन दोनों का वेग भी संरक्षित रहेगा? संवेग तो संरक्षित है, बताओ किसको संवेग ज़्यादा मिला? तो आप कह सकते हो संवेग जितना बुलेट को मिला है उतना ही संवेग गन को मिला है, लेकिन वो विपरीत दिशा में मिला है। तभी तो इन दोनों का बाद में संवेग का योग 0 हो गया, क्योंकि पहले भी संवेग 0 था, कोई भी बाहरी बल निकाय पे नहीं लगा है। पर तो पहले गन बुलेट सिस्टम की बात हो रही, सिर्फ गन की बात नहीं हो रही। अगर सिर्फ गन की बात करोगे तो बुलेट ने गन पे बल लगा दिया है। सिर्फ बुलेट की बात करोगे तो बुलेट का संवेग संरक्षित नहीं रहेगा, क्योंकि गन ने बुलेट पे बल लगाया है। अगर आप सिर्फ गन की बात करोगे तो गन का संवेग संरक्षित नहीं रहेगा, क्योंकि बुलेट ने गन पे बल लगाया है। लेकिन गन प्लस बुलेट को एक निकाय मान लो तो इनके सिस्टम पे किसी ने बल नहीं लगाया साहब।
बुलेट प्लस गन को एक निकाय मान लोगे तो इनके सिस्टम पे किसी ने बल नहीं लगाया बारी से, तुमने ट्रिगर दबाया लेकिन तूने तो बस स्विच ऑन किया था और कुछ नहीं किया, तेरा बल निग्लिजिबल है। तो बुलेट का और गन का कुल संवेग बुलेट फायर होने से पहले 0 था, तो बुलेट का प्लस गन का बाद में संवेग कुल 0 ही रहेगा। तो जितना बुलेट आगे संवेग लेके जाएगा उतना ही पीछे लेके आएगा गन। तो इनका संवेग निकाय का संरक्षित रहेगा। तो दोनों ने संवेग बराबर लिया है, लेकिन क्या दोनों ने वेग बराबर लिया है? नहीं। तो यहां पे देखो P बराबर होता है m इंटू वी। तो जो वेग होगा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास होगा। क्यों होगा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास? क्योंकि संवेग तो दोनों का बराबर है। अरे संवेग का परिमाण तो बराबर है, दिशा विपरीत है बस। तो संवेग नियत है, तो वेलोसिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास होगा। किसका मास कम है? बुलेट का। तो साफ साफ कह सकते हो वेलोसिटी ऑफ बुलेट इज ग्रेटर देन वेलोसिटी ऑफ गन। यहाँ पे कभी कभी काइनेटिक एनर्जी भी पूछ लेते हैं, काइनेटिक एनर्जी। तो बेटा देखो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है p²/2m। लिख सकते हैं ना काइनेटिक एनर्जी को p²/2m। अब देखो संवेग का तो बात कह रहे हो कि दोनों का सेम होगा। किसका? जितना गन का संवेग होगा उतना ही बुलेट का संवेग होगा विपरीत दिशा में, संवेग सेम होगा। तो आप कह सकते हो कि जो गतिज ऊर्जा है वो व्युत्क्रमानुपाती होगा मास का। किसका? मास का। तो आप कह सकते हैं कि जो काइनेटिक एनर्जी आएगा वो बुलेट को ज़्यादा मिलेगा काइनेटिक एनर्जी गन की तुलना में, क्योंकि गन का मास ज़्यादा है तो उसका काइनेटिक एनर्जी कम हो जाएगा। ठीक है साहब, काइनेटिक एनर्जी उसका क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। क्लियर है? अब यहाँ पे कई बार सवाल पूछ लेते हैं कि काइनेटिक एनर्जी का रेशियो क्या होगा। तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ बुलेट बटा काइनेटिक एनर्जी ऑफ गन का जो रेशियो होगा इनवर्स रेशियो ऑफ मास के होगा। तो देखो यहाँ पे देखो ध्यान से, काइनेटिक एनर्जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास। तो काइनेटिक एनर्जी बुलेट का ऊपर है तो बुलेट का मास नीचे, गन का मास ऊपर, ये आ गया। अच्छा संवेग का रेशियो क्या होगा? कई बार वेव को बनाने के लिए संवेग का रेशियो पूछ लेते हैं। तो संवेग का रेशियो बोलो। ये सब टाइम पास चीजें हैं, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ये सब टाइम पास चीजें। अगर आपको कंसेप्ट समझ में आ गया तो 1:1 संवेग उनका समान होगा, बुलेट का और गन का। पूरे निकाय का संवेग 0 होना चाहिए, इसीलिए जितना बुलेट संवेग आगे लेके जाएगा गन उतना पीछे लेके जाएगा। तो संवेग का अनुपात हो जाएगा 1:1। गतिज ऊर्जा का अनुपात हो जाएगा इनवर्स रेशियो ऑफ मास। किसका गतिज ऊर्जा ज्यादा होगा? बुलेट का। क्यों बुलेट का गतिज ऊर्जा ज्यादा होगा? क्योंकि गतिज ऊर्जा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास। जिसका मास कम उसका काइनेटिक एनर्जी ज्यादा, मास बुलेट का कम तो उसका काइनेटिक एनर्जी ज्यादा। समझ में आया? स्क्रीन पॉज करके लिखिए साहब, स्क्रीन पॉज करके लिखिए, कोई खास बात नहीं है। स्क्रीन पॉज करके लिखिए इसको। चलिए लिख लिया, आगे देखिए। आगे आगे देखिए, देख भाई सुन, बारी बल बता कुल गन बुलेट सिस्टम पे 0 है। गन प्लस बुलेट दोनों को यदि मैं एक निकाय मान लूं तो उस पर कुल बाहरी बल कितना लगा है? 0। उस पर कोई भी बाहरी बल नहीं लगा। ठीक है सर, कोई भी बाहरी बल नहीं लगा, समझ आ गया। अब यहाँ पे अगर कोई बाहरी बल नहीं लगा है तो फिर बुलेट आगे गया कैसे? तो आंतरिक बल लगा है, गन ने बुलेट पे बल लगाया, बुलेट ने गन पे बल लगाया। तो बुलेट पे बल लगा कितना? अब अपन सिर्फ यदि बात करें कि बुलेट पे बल लगा कितना, है ना, कितना बुलेट पे बल लगा, तो बुलेट पे जो बल लगा बुलेट के संवेग में परिवर्तन बटा लिया गया कुल समय। अगर मान लो डेल्टा टी समय में एक बुलेट फायर होता है। एक बुलेट कितने समय फायर किया अपन ने? डेल्टा टी समय में। ठीक है, एक बुलेट फायर किया हमने डेल्टा टी समय में। लिख लो ना, डेल्टा टी एक बुलेट फायर करने का समय, एक बुलेट का समय, एक बुलेट फायर करने का समय है आपका डेल्टा टी। तो संवेग में परिवर्तन कितना हुआ है? तो बुलेट का जो संवेग मिला है m इंटू वेलोसिटी ऑफ बुलेट बटा लिया गया समय। ये तो बुलेट का संवेग है, क्योंकि प्रारंभिक संवेग तो उसका 0 था, तो अंतिम संवेग माइनस प्रारंभिक संवेग बटा लिया गया समय, यही तो। और जितना बुलेट पे बल लगा है उतना ही बल किस पे लगा होगा? गन पे। तो एक बुलेट फायर करने में गन पे कितना बल लगा? गन पे कितना बल लगा? तो गन पे बल लगा गन का संवेग। और संवेग गन का लिखो या बुलेट का लिखो, बात बराबर है।
दिशा विपरीत है लेकिन परिमाण तो बराबर है। तो गन का बुलेट लिखो या संवेग, गन का संवेग लिखो या बुलेट का संवेग लिखो, बराबर है। तो आप यहाँ पे लिख सकते हो स्मॉल m इंटू यू बी बटा डेल्टा टी। सेम चीज लिख दिया अपन ने, बल के परिमाण की बात कर रहे हैं। क्यों भाई? अरे क्योंकि संवेग में परिवर्तन जितना बुलेट का हुआ है उतना ही गन का हुआ है संवेग संरक्षण के सिद्धांत से। तो ऑब्वियस सी बात है, जितना बुलेट पे बल लगा है उतना ही गन पे लगा है। तो एक बुलेट फायर करने में बुलेट पे इतना बल लगा, तो बुलेट ने गन पे कितना बल लगा, उतना ही बल लगा। तो इसी को लिख देता हूं ना, बात खत्म। अब बात यहां पे है, यदि n बुलेट प्रति सेकेंड फायर हो रहा है, n बुलेट प्रति 1 सेकेंड में फायर कर रहे हैं, n बुलेट प्रति 1 सेकेंड में फायर हो रहा है, तो डेल्टा टी समय में कितना बुलेट फायर होगा? 1 सेकेंड में अगर 1 बुलेट है तो 4 सेकेंड में 4 बुलेट, 20 सेकेंड में 20 बुलेट, 30 सेकेंड में टी बुलेट, अरे सॉरी एनटी बुलेट, आई एम सॉरी, आप क्या कह रहे हो? n बुलेट प्रति सेकेंड, 1 सेकेंड में n बुलेट, तो 4 सेकेंड में तो 4 n बुलेट। अरे n बुलेट 1 सेकेंड में, तो 10 सेकेंड में 10 n बुलेट ना। अरे n बुलेट 1 सेकेंड में, n वो 1 नहीं है, n बुलेट 1 सेकेंड में, तो 2 सेकेंड में कितना? तो 1 सेकेंड में n, दूसरे सेकेंड में भी n, तो 2n, 4 सेकेंड में कितना? 4n, 10 सेकेंड में कितना? 10n, टी सेकेंड में कितना? 10t, 10 tn, 10 सेकेंड में 10n, टी सेकेंड में कितना होगा? 1 सेकेंड में n, तो टी सेकेंड में nt। तो बताओ यहां पे एक बुलेट को फायर करने में डेल्टा टी समय लगता है, तो कुल बल जो लगेगा n बुलेट फायर करने में वो कितना लगेगा? तो डेल्टा, एक बुलेट अगर फायर करता है 1 सेकेंड में, n बुलेट फायर करता है 1 सेकेंड में, n बुलेट 1 सेकेंड में फायर करता है, तो डेल्टा टी सेकेंड में कितनी बुलेट होगा? n इंटू डेल्टा टी। यहां से डेल्टा टी कैंसिल हो जाएगा, तो फोर्स ऑन गन आ जाएगा NMU, जहां पे ये है बुलेट का मास और ये है बुलेट की वेलोसिटी, बुलेट का वेग। ये गन पे लगने वाला बल आया है, क्योंकि जितना गन पे बल लगेगा n बुलेट प्रति सेकंड फायर करने में, उतना ही बल बुलेट पे लगेगा। देखो ये गन पे, तो इस पे n नंबर ऑफ सवाल पूछ लेते हैं कि बताओ गन पे कितना फोर्स लगा। मैं एक बार और ड्राइव करके बताता हूं। देखो बुलेट के संवेग में परिवर्तन कितना होगा? m इंटू यू बटा संवेग में परिवर्तन में लिया गया समय से भाग दे दूंगा तो बल आ जाएगा। अगर वो n बुलेट 1 सेकेंड में फायर कर देता है, तो डेल्टा टी सेकेंड में कितने बुलेट फायर कर देगा? n इंटू डेल्टा टी। तो डेल्टा टी से डेल्टा टी कट गया, फोर्स बराबर आ गया NMU। तो आप इसको रट लीजिए, फोर्स बराबर क्या आ जाता है? NMU। फोर्स बराबर क्या आ जाता है? NMU। और इस पे खूब सारे सवाल पूछे जाते हैं कि यदि 5 ग्राम का बुलेट को 100 मीटर प्रति सेकंड से फायर कर रहा है, 5 ग्राम के बुलेट को 100 मीटर प्रति सेकंड से फायर कर रहा है, यदि 1 सेकंड में 50 बुलेट फायर करता है तो गन पे लगने वाला बल क्या होगा? 1 सेकंड में 50 बुलेट फायर कर देता है तो गन पे लगने वाला बल क्या होगा? तो 1 सेकंड में 50 बुलेट, तो प्रति सेकंड बुलेट की संख्या आ गई है, 5 ग्राम बुलेट का द्रव्यमान था और 100 मीटर पर सेकंड से फायर कर रहा है, तीनों को गुना कर दो, गन पे लगने वाला बल आ जाएगा। और यदि आपसे एक ही बुलेट पे लगने वाला बल पूछे तो हो जाएगा NMU बटा डेल्टा टी, क्योंकि एक बुलेट को संवेग में परिवर्तन करने में समय कितना लगता है? डेल्टा टी, और उसके संवेग में परिवर्तन कितना होता है? m इंटू यू। समझ में आया कि नहीं आया? ये लिख लीजिए अच्छे से, एकदम अच्छे से लिखिए, स्क्रीन पॉज करके ये पूरा लिखिए, स्क्रीन पॉज करके पूरा लिखिए बेटा। चलिए, तो अभी तक अपन ने आपको पढ़ा दिया गन बुलेट सिस्टम। ये संवेग संरक्षण का एक बढ़िया सिद्धांत है, ठीक है। आगे देखिए, रॉकेट सिस्टम। रॉकेट सिस्टम भी एक जबरदस्त सिस्टम होता है, रॉकेट नोदन जिसको बोलते हैं। रॉकेट उड़ता कैसे है? तो रॉकेट के अंदर जो फ्यूल के रूप में हम यूज करते हैं ना, वो गैस करते हैं, और रॉकेट गैस को बर्न करता है, जला के बर्न करता है और उसको बाहर निकालता है। तो देखो, मान लो कि dm/dt रेट से गैस इजेक्ट हो रहा है, EJJ इजेक्ट हो रहा है, बाहर निकल रहा है, इजेक्ट हो रहा है। dm/dt रेट से गैस बर्न होके बाहर निकल रहा है, और गैस के निकलने की जो वेलोसिटी है, वो वेलोसिटी ऑफ गैस वो है v विथ रिस्पेक्ट टू रॉकेट। वेलोसिटी ऑफ गैस विथ रिस्पेक्ट टू रॉकेट दिया हुआ है v। इससे ये गैस बाहर निकल रहा है रॉकेट में से। मतलब रॉकेट में बैठ के मैं विराम में मानूं तो इसको देखूंगा कि v वेलोसिटी से ये बाहर निकल रहा है, ठीक है। तो बताओ, रॉकेट को जस्ट ऊपर लिफ्ट करने के लिए
रॉकेट को जस्ट ऊपर लिफ्ट करने के लिए कितने वेलोसिटी से गैस बाहर निकलना चाहिए, या dm/dt क्या होना चाहिए। तो देखो बेटा, इस बुलेट को रॉकेट को ऊपर ले जाने वाला है कौन, तो इस पे ऊपर एक अपथ्रस्ट फोर्स लग रहा है। अपथ्रस्ट फोर्स कैसे लग रहा है, तो ये देखो कैसे लग रहा है, मैं बताता हूं। मान लो मैं हूं रॉकेट और ये गैस के फॉर्म में, मार्कर को मान लो गैस का फॉर्म है ये। जैसे मैं इसको जला के जिस भी तरीके से कुछ मास को v वेलोसिटी से आगे फेंकूंगा, तो मास कितना फेंका मतलब नहीं है, v वेलोसिटी से कितने वेलोसिटी से फेंका मतलब नहीं है, लेकिन इस बात से मतलब है कि मैंने जितना इस पे बल इधर लगाया है, ये मेरे पे बल उतना ही पीछे लगाएगा। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसीलिए होता है कि कोई भी बल जो दुनिया में एग्जिस्ट करता है वो हमेशा युग में एग्जिस्ट करता है। एक क्रिया का हमेशा प्रतिक्रिया एग्जिस्ट करता है, और क्रिया तथा प्रतिक्रिया दो भिन्न वस्तुओं पे होते हैं। अगर मैं किसी वस्तु पे आगे क्रिया करता हूं तो वो मेरे पे पीछे प्रतिक्रिया करेगा। तो आगे मैंने अगर इसको v वेलोसिटी दिया है, v वेलोसिटी से धक्का दिया है, तो ये मेरे पे मुझ पे पीछे v वेलोसिटी से अगर मैंने इसको आगे F4 से धक्का दिया तो ये मुझे F4 से पीछे धक्का देगा। और इसी को दूसरी भाषा में कह सकते हैं कि बाहरी से कुल बल 0 लगा है। इस रॉकेट के अंदर जो भी मैकेनिज्म हो रहा हो, यहाँ पे अगर मैं इसको निकाय मान लेता हूँ इस रॉकेट को, तो इस रॉकेट पे बाहर से तो कोई बल नहीं लगा। इस रॉकेट पे बाहर से कोई बल लगा हो तो बताओ। किसी ने पत्थर थोड़ी ना मारा है। 10 लोग बैठ के 10 लोग यहाँ पे खड़े होकर रॉकेट को धक्का थोड़ी ना दे रहे हैं ऊपर जाने के लिए, या बाहर से कोई बहुत लोग सारे पत्थर थोड़ी ना मार रहे हैं जो रॉकेट हवा में उड़ रहा है। रॉकेट अपने अंदर ही कुछ मैकेनिज्म कर रहा है। वो क्या कर रहा है? गैस को बर्न करके बाहर फेंक रहा है। तो जितना बल रॉकेट गैस को बाहर निकालने के लिए गैस पर लगाएगा, उतना ही बल गैस रॉकेट पे ऊपर लगाएगा। कितना लगाएगा? तो देखो यहां से प्रति सेकंड कितने मास बाहर निकल रहा है, गैस निकल रहा है dm/dt। कितने वेलोसिटी से निकल रहा है? v वेलोसिटी से। तो बल कितना लगेगा ये देखना बड़ा आसान है। बल लगेगा, आप यहाँ पे देखिए प्लीज, बल लगेगा गैस पर लगने वाला बल। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ बल गैस पर v × dm/dt, ये बल लगेगा। और ये दोनों चीजें आपको दिया हुआ होगा कि गैस किस रेट से बर्न हो रहा है, प्रति सेकंड कितना गैस बर्न हो रहा है, dm/dt। गैस बर्न होने का रेट दिया हुआ है dm/dt, और वेलोसिटी है v। तो बल बताइए। तो आपने न्यूटन सेकेंड लॉ में पढ़ा था, यदि वेग नहीं है तो समवेग dp/dt बल होता है। v बाहर निकल जाएगा तो dm/dt अंदर रहेगा। इतना लग रहा है। तो जितना गैस ने रॉकेट ने गैस पे बल नीचे लगाया है, गैस रॉकेट पे ऊपर लगाएगा। तो देखो ये है तुम्हारा रॉकेट, है ना। इस पे ऊपर की तरफ दिशा में बल लगेगा एक, ऊपर की दिशा में बल लगेगा एक u × dm/dt, और नीचे की दिशा में बल लगेगा। यदि प्रारंभिक इनिशियल मास है रॉकेट का m0, पूरा गैस प्लस रॉकेट का मशीनरी सब मिला के मास है m0, तो m0 × g। रॉकेट को जस्ट ऊपर उठाने के लिए, धरती से ऊपर उठाने के लिए, देखो मान लो ये धरती है, रॉकेट को जस्ट ऊपर उठाने के लिए, उड़ाना नहीं है, जस्ट ऊपर उठाना है, जस्ट ऊपर उठाने के लिए एट t = 0 पर, इनिशियली एग्जैक्टली t = 0 पे रॉकेट को जस्ट ऊपर उठाने के लिए क्या इक्वेशन बनेगा? तो देखो नीचे की तरफ बल लग रहा है m0g, जो कि गुरुत्वाकर्षण बल लगेगा। धरती रॉकेट का मास है। अब यहाँ पे रॉकेट के मास को नेग्लिजिबल नहीं मान सकते क्योंकि रॉकेट का मास बहुत हेवी होता है, तो उस पर लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल नीचे लगेगा। तो इस पे ऊपर जो अपथ्रस्ट फोर्स लगा है, जितना रॉकेट ने गैस पे नीचे बल लगाया है, गैस की वजह से रॉकेट पे उतना ही बल ऊपर लगा, और बल कितना लगा? u × dm/dt। ये गैस पर लगाया है किसने? रॉकेट ने। तो रॉकेट पर गैस कितना लगाएगा? उतना ही लगेगा, u × dm/dt। अब यहाँ पे सिंपल सी बात है कि जितना बल नीचे है उतना ही बल यदि ऊपर हो जाए, u × dm/dt, तो जस्ट रॉकेट ऊपर उठ जाएगा। तो कई बार पूछते हैं कि गैस प्रति सेकेंड अगर इतना 4 kg गैस प्रति सेकेंड बर्न हो रहा है, देखो 4 kg गैस प्रति सेकेंड बर्न हो रहा है, प्रति सेकेंड गैस के बर्न होने का रेट है 4 kg प्रति सेकेंड, तो dm/dt 4 हो गया। तो कितने वेलोसिटी से गैस को बाहर रिजेक्ट करना चाहिए कि रॉकेट जस्ट ऊपर उठ जाए? तो रॉकेट जस्ट ऊपर उठ जाए, t = 0 पे जस्ट रॉकेट ऊपर उठ जाए, जमीन को छोड़ के ऊपर चला जाए। इसके लिए जरूरी है कि देखो जमीन पे जब था तो ऊपर की तरफ एक लग रहा होगा नॉर्मल, और ऊपर की तरफ अपथ्रस्ट फोर्स u dm/dt, और नीचे की तरफ m0g। तो n आपका हो जाए अभिलंब बल 0, और अभिलंब बल 0 हो जाए तो ये ऊपर उठा लेगा।
और उसी क्षण पे यदि आपसे त्वरण पूछे एट टी इज इक्वल टू 0 पे, एट टी इज इक्वल टू 0 पर त्वरण, तो अभी तो जस्ट संतुलित हुआ था, ऊपर जितना बल नीचे उतना ही बल, तो कुल बाहरी बल क्या हो गया था? 0। तो इस स्थिति में अगर जस्ट ऊपर उठाना है तो त्वरण क्या होगा? 0। लेकिन आप कहते हो कि नहीं इसमें कुछ त्वरण उत्पन्न होगा, तो कितना त्वरण उत्पन्न होगा? देखो F बराबर रॉकेट पे कितना बल लग रहा है, तो ऊपर की दिशा में बल लग रहा है u इंटू डी एम बाई डी टी। यू इंटू डी एम बाई डी टी बेटा बल है ये, इसको बल की तरह ट्रीट करो ऊपर की तरफ, और नीचे की तरफ क्या लग रहा है? एम नॉट जी। तो नेट फोर्स हो गया ये, और नेट फोर्स बराबर होता है मास इंटू एक्सेलरेशन। मास इंटू एक्सेलरेशन, मास बोलो इसका एम नॉट इंटू एक्सेलरेशन, तो यहाँ पे लिखोगे एम नॉट इंटू ए नॉट। एम नॉट को नीचे ले जाओ, एम नॉट को नीचे ले जाओ, जानते हो, तो ये हो जाएगा यू इंटू डी एम बाई डी टी। डी एम बाई डी टी गैस के बर्न होने का रेट है, बटा एम नॉट से भाग दे दो, क्योंकि एफ बराबर होता है एम ए, एम की वैल्यू कितनी है? एम नॉट, तो एम नॉट से भाग दे दोगे, माइनस एम नॉट से भाग दे दोगे, एम नॉट से एम नॉट कटेगा, क्या बचेगा? जी। तो ये आ गया तुम्हारा त्वरण ये आ गया त्वरण t इज इक्वल टू 0 पे। देख ले अच्छे से, और इस फॉर्मूले से घबरा मत। कई बार बच्चा कहता है सॉरी इतना बड़ा फॉर्मूला है, यहाँ पे कुछ नहीं है ये। एक बात बताओ, तुम्हें क्या इतना कंसेप्ट समझ में आया कि यदि किसी सिस्टम से मास को अपन बाहर निकाल रहे हो किसी u वेलोसिटी से, तो उस पर जो बल लगेगा मास पर बाहर निकलते समय वो लगेगा dm बाई डी टी इंटू यू। अरे तो बल का फॉर्मूला पढ़ाया है मैंने। अब गैस मास पे उतना बल, गैस पर उस मास जो बाहर निकला उस पर उतना बल लगा है, तो वो भी तो निकलने जहाँ से निकला उस पर उतना ही बल लगाएगा जिसने उस पर बल लगाया था। तो उस पर कितना बल लगेगा? मैंने इसका एग्जांपल भी समझाया था कि मान लो अचानक से मैं एक बैलून लूँ और उसमें छेद कर दूँ, तो अंदर में बहुत अधिक दाब पे गैस भरा होता है। सिस्टम सा गैस वाला जो रॉकेट का सिस्टम है ना, वो बैलून के सिस्टम से समझ सकते हो आप। देखना, सुनना बेटा ढंग से, एक बार सिस्टम समझ में आ जाएगा प्लीज़। बैलून है, बैलून में अंदर गैस भरा हुआ है, तो गैस कुछ दाब पे भी भरा होगा, तो अंदर किसी पी नॉट दाब पे गैस भरा है। अचानक से जब तुम छेद करते हो तो अंदर दाब ज़्यादा है, बाहर दाब कम है, तो अंदर से दाब के कारण बल लगता है और वहाँ से गैस बाहर निकलता है। प्रति सेकंड यदि गैस बाहर निकल रहा है dm बाई डी टी, और गैस के बाहर निकलने का वेग है v, तो v इंटू डी एम बाई डी टी निकलने वाले गैस पे बल लगाया। किसने लगाया? तो अंदर के गैस ने लगाया। बैलून के अंदर बैलून है, बैलून के अंदर उसका गैस है, उसने बाहर निकलने वाले गैस पे बल लगाया है u इंटू डी एम बाई डी टी। तो जो बाहर निकल रहा था गैस वो छोड़ देगा क्या? वो भी तो विपरीत दिशा में बल लगाएगा। तो ये बैलून गैस बाहर निकला, उस पर बल लगा u इंटू डी एम बाई डी टी, तो वो गैस बैलून पे वापस बल लगा देगा u इंटू डी एम बाई डी टी, और बैलून उसी बल से बाहर की तरफ बहुत तेजी से भागता है। तो छेद कर दो, तो नीचे छेद करोगे तो ऊपर भागेगा। अगर बैलून यहाँ पे मान लो रेस्ट में, एक बैलून है रेस्ट में, तुम ऊपर छेद करो तो अचानक से बैलून नीचे भागेगा। क्यों? क्योंकि गैस ऊपर भागेगी तो बैलून नीचे भागेगा। तो रॉकेट का भी वही है, रॉकेट पे बल लगता है u इंटू डी एम बाई डी टी, यू इंटू डी एम बाई डी टी, यू इंटू डी एम बाई डी टी, क्योंकि प्रति सेकंड नियत दर से गैस बर्न हो रहा है, प्रति सेकंड नियत दर से गैस बर्न हो रहा है, प्रति सेकंड नियत दर से गैस बर्न हो रहा है। तो साहब ये होगा dm बाई डी टी, प्रति सेकंड नियत दर से गैस बर्न हो रहा है dm बाई डी टी। और ये क्वेश्चन में हमेशा लिखा होता है, नहीं लिखा होता तो ये पूछता है, तो dm बाई डी टी यूज करोगे ही। और कितने वेलोसिटी से? तो नियत वेलोसिटी v से, रॉकेट के रिस्पेक्ट में वेलोसिटी से गैस बाहर निकल रहा है। तो v इंटू डी एम बाई डी टी, v इंटू डी एम बाई डी टी, v इंटू डी एम बाई डी टी, ये बल हो गया। और इसी अब थ्रस्ट बल के कारण रॉकेट ऊपर उठ जाता है, v इंटू डी एम बाई डी टी, u इंटू डी एम बाई डी टी, v u इंटू डी एम बाई डी टी, u इंटू डी एम बाई डी टी। तो त्वरण कितना होगा? तो ऊपर का बल u इंटू डी एम बाई डी टी और नीचे का बल mg, तो नेट बल हो गया u इंटू डी एम बाई डी टी माइनस mg। और फोर्स बराबर होता है मास इंटू एक्सीलरेशन, तो एक्सीलरेशन बराबर हो जाएगा फोर्स u इंटू डी एम बाई डी टी माइनस एम नॉट जी, बटा एम नॉट से भाग दे देंगे। तो u इंटू डी एम बाई डी टी बटा एम नॉट माइनस एम नॉट जी था, अरे गुरुत्वाकर्षण बल एम नॉट जी बटा एम नॉट से भाग दूंगा तो माइनस जी आ जाएगा। तो देख क्या u इंटू डी एम बाई डी टी बल है बस ऊपर का, बटा मास ये त्वरण हो जाएगा, और माइनस जी क्योंकि गुरुत्वाकर्षण के कारण नीचे त्वरण जी होना चाहिए। तो ये एक्सीलरेशन आ गया। बट ये एक्सीलरेशन कब आया है? एग्जैक्टली t इज इक्वल टू 0 पे, एग्जैक्टली t इज इक्वल टू 0 पे। अब मान लो कि किसी t टाइम के बाद मेरे से इस पे बल पूछे, किसी t टाइम के बाद बल क्या, त्वरण क्या होगा किसी t टाइम के बाद, तो एक बार स्क्रीन पॉज करके ये लिख लो, फिर मैं पढ़ाता हूं। स्क्रीन पॉज करके बेटा इसको लिखिए, स्क्रीन पॉज करके इसको लिखिए, ठीक है। अब देखो ये फोटो बना लिया ना, अब इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। अब देखो किसी t टाइम के बाद अगर मुझे देखना हो तो एट टाइम t, अब मेरी बात सुनना अच्छे से, तुम्हें कहानी समझ आ चुकी है। एट टाइम t, एट
टाइम टी, किसी टी टाइम पे अगर मैं देखूं तो रॉकेट पे लगने वाला जो अपथ्रस्ट बल है, गैस u वेलोसिटी से निकल रही है और प्रति सेकंड dm/dt गैस बर्न हो रहा है, तो ये तो वही रहेगा। और नीचे वाला लगने वाला जो गुरुत्वाकर्षण बल है वो कम हो जाएगा। तुमको एक्सेलरेशन बढ़ जाना चाहिए, हाँ बढ़ जाएगा। रॉकेट को स्टार्टिंग में ऊपर अपथ्रस्ट करना, एक्सीलरेट करना मुश्किल होता है। किसी टी टाइम के बाद नीचे पे गैस प्रति सेकंड उतना ही बर्न हो रहा है और उसी वेलोसिटी से बर्न हो रहा है, तो अपथ्रस्ट फोर्स तो वही रहेगा। लेकिन किसी टी टाइम के बाद जो नेट मास होगा वो तो एम्प्टी बचेगा, कम हो जाएगा, क्योंकि प्रति सेकंड इतना मास dm/dt बर्न हो रहा है। इस समय अगर FBD बनाओगे तो होगा u इंटू dm/dt माइनस mtg, ये आएगा नेट फोर्स। ऊपर का बल माइनस नीचे का बल, और फोर्स बराबर होता है मास इंटू एक्सीलरेशन। फोर्स बराबर क्या होता है साहब? मास इंटू एक्सीलरेशन। तो इसका मास लिखेंगे आप, किसी टी समय का मास इंटू एक्सीलरेशन a, किसी टी समय का, बराबर u इंटू dm/dt। इसको चिपका के रखा कर, u इंटू dm/dt एक यूनिट है, ये बल है बस। और mt से भाग दोगे तो एक्सीलरेशन किसी टी टाइम का क्या आएगा, mt से भाग दोगे तो बेटा अच्छे से देखो क्या आएगा, u इंटू dm/dt को चिपका के रखना एकदम, इसको नहीं छोड़ना, इसको नहीं छोड़ना, बटा किसी टी टाइम का मास माइनस g। अब अगर किसी टी टाइम का मास निकालना हो तो कैसे निकालोगे? तो किसी भी टी टाइम का मास कैसे निकालेंगे? देखिए इनिशियल मास क्या है, m0, और पर सेकंड कितना मास बर्न हो रहा है, dm/dt। तो एक सेकंड के बाद मैं मास पूछूं तो आप लिखेंगे इनिशियल मास में से एक सेकंड का मास dm/dt माइनस करो, प्रति सेकंड कितना बर्न हो रहा है। किसी टी समय के बाद पूछूं तो इसमें t से गुना कर दूं। टी समय में कितना मास बर्न हुआ है तो प्रति सेकंड कितना बर्न हो रहा है, dm/dt। तो टी सेकंड में कितना बर्न होगा, dm/dt इंटू टी। तो टी सेकंड का मास क्या बचेगा, तो इतना बर्न हुआ है, बचेगा कितना, तो इनिशियल में से घटा दो। तो यहां पे एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, देखना यहां पे एक्सेलरेशन हो जाएगा, किसी टी टाइम का एक्सेलरेशन हो जाएगा u इंटू dm/dt बटा m0 माइनस dm/dt इंटू टी, m0 माइनस dm/dt इंटू टी माइनस g। क्या हो जाएगा साहब, माइनस g।